बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको आप ही के चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अभी इस वक्त आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये क्रोएशिया की रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया इसका मुकम्मल नाम है। उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं और मैं अमूमन जो है बल्कि तकरीबन मेरी 100% जो कोशिश होती है कि आपके साथ जो ऑथेंटिक और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि किसी किस्म का उस चीज़ के अंदर कोई शक शुबा ना हो। अच्छा, इस वक़्त जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं क्रोएशिया के बारे में आपको थोड़ा-सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ इससे पहले कि ये बताता चलूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम होगी जो क्रोएशिया जाना चाहते हैं। क्रोएशिया से मुराद मतलब ये एक शेंजन की कंट्री है और ये साउदर्न यूरोप का एक हिस्सा है। तो मैं वो इसको देखें जिनका अभी इरादा जो है वो एक ऐसी कॉस्ट इफ़ेक्टिव जगह पे यूरोप का जो एक ऐसा कॉस्ट इफ़ेक्टिव जगह है जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें और अगर मतलब इसके अलावा किसी का कोई आपने क्लिक कर लिया और आपका कोई पर्पस कोई और था तो फिर आप इस वीडियो को बेशक स्किप करके कोई और वीडियो देख लें। मैं इस वक्त जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो उनका है, जो वजारत दाखिला होती है, उस हवाले से आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे अगर हम एशिया की बात करें तो पाकिस्तान जैसे एशिया के साउथ में वाक़ है, उसी तरह जो क्रोएशिया है वो भी यूरोप के साउथ में वाक़ है। छोटा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में। अगर आप पाकिस्तान को देखें तकरीबन मतलब 8 लाख मुरबा किलोमीटर का इलाका है पाकिस्तान का। लेकिन जो क्रोएशिया वो एक छोटी जगह है, तकरीबन 50-55 हज़ार मुरबा किलोमीटर का उसका इलाका है। तो वो रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान से कम है। अच्छा, इसमें जो चीज़ और आपके साथ शेयर करूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ-साथ शेयर करता रहूँगा। आपको इस वीडियो के कॉर्नर में एक छोटी-सी वीडियो नज़र आ रही होगी। ये क्रोएशिया का एक छोटा-सा विंडो में जो मैंने वॉक टूर लगाया ताकि आपको थोड़ा-सा क्रोएशिया के बारे में अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ की लाइफ़ किस तरह की है, किस तरह का वो उसके विजुअल्स, ऑप्टिक्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो तकरीबन 40-45 लाख की आबादी होगी क्रोएशिया की। पाकिस्तान की तो खैर 22-23 करोड़ आबादी है, लेकिन क्रोएशिया चूँकि एक छोटा मुल्क है तो इसकी आबादी तकरीबन 40-42 लाख के करीब है। यहाँ पर जो अगर हम बात करें इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में तो इसकी रैंकिंग जो है वो अगर 100 में से गिने जाए तो तकरीबन 70 रैंकिंग आती है। अगर आप इसको देखें पाकिस्तान के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अगर हम 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 27 क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जबकि क्रोएशिया जो है वो वहाँ पे आपको नज़र आएगा जो उनकी अगर ओवरऑल देखें तो मतलब डिफरेंट है। जैसे पॉपुलैरिटी के अगर हवाले से देखा जाए तो इतना पॉपुलर मुल्क नहीं है, मतलब जितना पाकिस्तान पॉपुलर है उतना ही क्रोएशिया पॉपुलर होगा। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी के हवाले से देखें तो अगर पाकिस्तान 27 पे होगा तो क्रोएशिया कोई 70 के करीब होगा। इकॉनमी वहाँ पे जो है यूरो वहाँ की करेंसी है। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अमेरिका के मुकाबले में देखें तो जो काम आप अमेरिका में $100 में करते हैं वो क्रोएशिया में तकरीबन $55 के अंदर आप कर सकते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह में इतना फ़र्क है कि अगर $100 आप खर्च कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, उन्हीं ज़रूरियात के लिए आपको क्रोएशिया के अंदर 50 से $55 जो है आप खर्च कर सकते हैं। इनकम जो है एवरेज, वो एक इम्पॉर्टेंट इसका इंडिकेटर है, वो मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त लगभग जो है वो 40 से 50 हज़ार माहाना एवरेज इनकम है पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप क्रोएशिया को देखें तो वहाँ पे अगर आप माहाना इनकम की बात करें तो वो तकरीबन पौने 5 लाख रुपया माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ के हवाले से बनती है। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊँ तो तकरीबन एवरेज इनकम क्रोएशिया के अंदर जो है सालाना 20,000 US डॉलर्स होती है।
जबकि अगर पाकिस्तान में आप देखें तो तकरीबन $1600 जो है, $1600 जो है सालाना इनकम होती है। ये एवरेज औसत आमदनी की बात कर रहा हूँ आपके साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बेहतर है। और अगर हम बात करें तो इनका ये 385 इनका कोड होता है, जो डायलिंग कोड जिसको हम कहते हैं। हेल्थ केयर जो है, अगर आप देखा जाए तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 2000 मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर होता है, जबकि अगर आप क्रोएशिया को देखें तो वहाँ तकरीबन 1000 मरीज़ों के लिए 5 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस जो है वो है। बाकी क्लाइमेट उनका ज़रा थोड़ा सर्द मौसम होता है क्रोएशिया का। इनकी क्रोएशियन लैंग्वेज जो इनकी नेटिव लैंग्वेज है, और बाकी ये चीज़ें जो थी वो मैं समझता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू जो है वो इसका मिल गया है। मैं आपको अब जो इसमें वीज़े की इनकी तरीक़ेकार है वो बता देता हूँ कि इस वक़्त क्रोएशिया ने एक डिजिटल नोमैड्स एक वीज़ा, जिसको जो फ्रीलांस वीज़ा होता है, जो लोकेशन इंडिपेंडेंट लोग काम करते हैं, इसका ये मतलब है कि इस वक़्त जो क्रोएशिया की गवर्नमेंट है वो अपना एक टेम्परेरी स्टे का वीज़ा देती है जो लोग डिजिटल नोमैड्स होते हैं। डिजिटल नोमैड कहने का मतलब होता है जो फ्रीलांस होते हैं, जो लोकेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको काम करने के लिए फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जो टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए कोई भी अपना काम जो है, अपने क्लाइंट का काम जो है वो लोकेशन इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। उसको हम डिजिटल नोमैड्स कहते हैं या हम फ्रीलांस कहते हैं। इसके अंदर आपको ये बताता चलूँ कि जो इस वक़्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो तरीक़ेकार इनका जो है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। आपको फ़िज़िकली नहीं जाना, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें अगर आप ये देखें कि इसका क्या फ़ायदा होता है, तो 1 साल के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ़ ये होती है कि अगर आप माहाना तकरीबन 2500 यूरो जो है, यानी 2500 यूरो अगर आप महीने का आप कमा लेते हैं, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो मतलब किसी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके क्लाइंट्स में यूरोप में होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम करते हैं। वो एक लंबी फ़हरिस्त है, अभी वो मेरी वीडियो का मौज़ू नहीं है, इसलिए मैं उस लिस्ट में नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि कम वक़्त के अंदर जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डिफरेंट मतलब जो ऐसे काम जो कि ऑनलाइन किए जा सकते हैं, उनके लिए 1 साल का ये वीज़ा जो है वो इसमें देते हैं। अच्छा, इसमें ये बताता चलूँ कि इनकी जो फ़ीस है वो दूसरे ममालिक के हवाले से अगर हम शेंज़न में देखें तो मतलब काफ़ी कम है इनकी। तो इसमें आपको डिटेल्स जो हैं वो मैं इसका जो लिंक होगा वो अपने यूट्यूब की जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वो मैं उसमें दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से जाके आसानी से सारी डिटेल्स पढ़ सकें। मेरा सिर्फ़ ये मकसद होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूँ, एक आइडिया आपके पास आ जाए कि कौन-सी चीज़ें अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका क्या है, और आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिल सकती है। आप अपना वीज़ा जो है वैसे वहाँ पे एक्सटेंड भी करा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रिहाइश के एतबार से ये होता है कि वहाँ पे आप किसी भी लैंडलॉर्ड के साथ अगर आपका कोई किरायानामा जिसको लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कोई टाइटल डीड इस तरह की कोई चीज़ हो, ये उसका हिस्सा है कि आपको ये चीज़ का एक आपको बायोमेट्रिक करनी होती है। कॉस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको अगर आप कहें फ़ीस जो होती है इनकी वो बहुत कम है। अगर कोई एक शख्स जा रहा है तो तकरीबन 55 यूरोज़ जो हैं उसकी फ़ीस होगी, और अगर उसने ज़्यादा देर ठहरना है, यानी ये बात कर रहा था 1 साल के लिए, जिसका मतलब है शॉर्ट स्टे होता है, टेम्परेरी स्टे, इसमें 55 यूरो उनकी फ़ीस है। और अगर ज़्यादा लंबा स्टे करना चाहता है तो फिर 93 यूरो जो है वो लेते हैं।
बायोमेट्रिक का जो इनकी फ़ीस होती है वो 41 यूरो होती है। तो ये आपको एग्ज़ैक्ट जो फ़िगर है वो मैं आपको इसकी बता रहा हूँ, ताकि मतलब बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं, उसमें जो फ़िगर्स होती हैं वो उनकी डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन ये चूँकि उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है, इसलिए इसमें कोई अभाम वाली बात नहीं है। इसके बाद कुछ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी वगैरह होती है। इसमें आप आईबैन के थ्रू, मतलब अगर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग है तो वो अपने मोबाइल से भी पे कर सकता है। अगर कोई किसी का ऑनलाइन अकाउंट है तो वो आईबैन, जिसको इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर कहते हैं, वो उससे भी इनको पे कर सकता है। तो फ़ीस जो है ये इस तरह पे की जा सकती है इनकी। इसके अंदर जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो ये हैं कि मैंने आपको थोड़ा इसकी इकॉनमी बता दी, पॉपुलेशन इसकी आपको मैंने एक रफ़ सा एरिया बता दिया कि कितना, और ये बता दिया कि ऑन एन एवरेज जो है, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जितने अमाउंट है इनकी तकरीबन, वो मैंने आपको बताई है। अच्छा, जो सबसे एक इंटरेस्टिंग या आपके यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैं वीडियो को इख्तिताम करने से पहले आपसे मतलब उसका मैं ज़िक्र कर दूँ। वो ये है कि अगर आपने वहाँ 1 साल स्टे किया और अपने स्टे के दौरान आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जिसमें आप उनको ये प्रूफ़ दे सकते हैं कि आप 1 माह के 2500 यूरो आप कमा लेते हैं। मतलब किसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वो चाहे किसी एक ही क्लाइंट के साथ हो, या ये भी हो सकता है कि 4-5 आपके क्लाइंट्स थे, तो सारों का कलेक्टिवली मिला के जो था कोई 2500 यूरो बनता था। तो आप वो सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन प्रूफ़ दे सकते हैं। कुछ लोगों को पेमेंट्स जो होती हैं ऑनलाइन रिसीव होती हैं, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। या वो अगर किसी का कोई के पास कॉन्ट्रैक्ट है डिजिटल, कोई पीडीएफ फॉर्मेट में वो दे सकता है। या कोई जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे लोग काम करते हैं वो उसकी डिटेल दे सकते हैं अपनी। तो उसमें 1 साल के अंदर जितनी भी आपकी इनकम होगी या जो आप कमा रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? ज़ीरो टैक्स होगा। ये एक पॉइंट ऐसा है कि दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो टैक्सेशन है उसका निज़ाम जो है वो हर मतलब अगर आप कोई भी मुल्क लें तो उसके हवाले से होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ एक ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आपको ज़ीरो टैक्स मतलब होता है। आप 1 साल के अंदर अगर कुछ भी कमा रहे होंगे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जो अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे वो ये है कि जिस वक़्त आप वहाँ पे मौजूद होते हैं फ़िज़िकली, तो वहाँ के जो इन्हेबिटेंट्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, बिज़नेसमैन वग़ैरह, आपका उनके साथ एक इंटरैक्शन होने की अपॉर्च्युनिटी होती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की अपॉर्च्युनिटी होती है। तो इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे हो सकती हैं, अगर कोई वहाँ पे डिजिटल नोमैड के तौर पे गया है या फ्रीलांस के तौर पे गया है। मैंने कोशिश की है कि थोड़े वक़्त में जो टू दी पॉइंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर इसमें आप समझें कि कोई चीज़ कमी-बेशी थी या कोई रह गई है तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मुझे आप नीचे अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बना सकें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना अपने गिरद-ओ-नवाह का और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।